अर्नव हैरानी से अपने आसपास देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अर्नव का ऐसा बर्ताव देखकर निशा धीमी आवाज में सुहानी से कहती है, बेचारे अर्नव सर, काम के प्रेशर में इनका दिमागी संतुलन हिलने लगा है। कभी बेचैन होकर इधर उधर देखने लगते हैं तो कभी सुसाइड करने के लिए कुएं के पास चले जाते हैं। ये पुलिस की नौकरी भी बहुत डेंजरस है यार। गोपाल ये सुन लेता है और अपनी आंखें छोटी करके निशा को देखता है। सुहानी निशा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और धीमी आवाज में उसे डांटते हुए कहती है, तू प्लीज चुप रहेगी? निशा कहती है, तू मुझसे ऐसा काम करने को मत कहा कर जो मुझसे नहीं होता। सुहानी घूर कर निशा को देखती है। निशा अपना मुंह बनाकर कहती है, चल ठीक है, तेरे लिए मैं इतना कर सकती हूँ। सुहानी अर्नव की तरफ देखती है जो काफी परेशान और कंफ्यूज लग रहा था। वो अर्नव से कहती है, सर आप ठीक है ना? सुहानी की बात सुनकर अर्नव का ध्यान उस फुसफुसाती आवाज से हट जाता है। वो उन दोनों से कहता है, चलो मैं तुम दोनों को हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ आए दिन मर्डर हो रहे हैं, तुम दोनों का ऐसे इतनी रात को बाहर घूमना सेफ नहीं है। ये कहकर अर्नव अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। गोपाल भी अर्नव के पीछे चला जाता है। निशा कंफ्यूज होकर अर्नव को जाते हुए देख रही थी। तभी सुहानी निशा का हाथ पकड़कर अर्नव और गोपाल के पीछे जाती है। अर्नव जानता था कि सुहानी और निशा उससे कुछ छुपा रही हैं, लेकिन इस वक्त वो अपना पूरा ध्यान उस हॉस्टेजेस को ढूंढने में लगाना चाहता था। इसलिए वो इन दोनों को बाद में हैंडल करने का डिसीजन लेता है। अर्नव सुहानी और निशा को पुलिस कार से लेकर हॉस्टल की तरफ बढ़ जाता है। गोपाल कार ड्राइव कर रहा था और अर्नव कार की फ्रंट सीट पर बैठा था। निशा और सुहानी कार की बैक सीट पर बैठी थी। कार के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। उस सन्नाटे के बीच अर्नव का मोबाइल बजता है। जब अर्नव अपना कॉल आंसर कर रहा होता है, तभी सुहानी की नजर एक पल के लिए अर्नव के मोबाइल पर जाती है। वो कॉल किसी रोहित का था। अर्नव मोबाइल पर उससे बात करने लगता है। अर्नव बड़े गौर से उसकी बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। कुछ देर शांत होकर सोचने के बाद अर्नव कहता है, वायरल कर दो। ये कहकर अर्नव फोन कट कर देता है। कार में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी अर्नव ने किससे और क्या बात की। कुछ ही देर में पुलिस कार सेंट थॉमस हॉस्टल आ जाती है। हॉस्टल पहुंचकर निशा और सुहानी कार से बाहर निकलते हैं। सुहानी बाहर निकलकर अर्नव से कहती है, सर थैंक यू सो मच। अर्नव बहुत ही सख्त लहजे में कहता है, अगली बार अगर तुम दोनों मुझे इतनी रात में बाहर मिली तो बिना कोई सवाल किए दोनों को जेल में डाल दूंगा। सुहानी और निशा अपना सर झुकाए हुए कहती हैं, जी। अर्नव कहता है, अब अंदर जाओ और सुबह होने से पहले बाहर मत निकलना। निशा और सुहानी अपना सिर हिला देती हैं। अर्नव गोपाल की तरफ देखता है। गोपाल अर्नव का इशारा समझकर कार आगे बढ़ा देता है। कार ड्राइव करते हुए गोपाल की नजर बार बार अर्नव पर जा रही थी। अर्नव अभी भी उलझन में लग रहा था। गोपाल थोड़ा झिझकते हुए कहता है, सर एक बात पूछूं? अर्नव कुछ सोचते हुए बस कह देता है। गोपाल अपना सवाल करता है, सर क्या आप सच में सुसाइड कर रहे थे? ये सुनकर अर्नव अपने ख्यालों से बाहर आता है और ठंडी नजरों से गोपाल को देखता है। अर्नव की नजरें गोपाल को डराने के लिए काफी थी। वो आगे कुछ नहीं कहता है और सामने देखकर ड्राइव करने लगता है। इधर अर्नव के जाने के 2 मिनट बाद ही एक ब्लैक कार सुहानी और निशा के सामने आकर रुक जाती है। वो दोनों समझ जाती हैं कि ये कार युवराज ने ही उन दोनों के लिए भेजी है। वो दोनों बिना कोई सवाल किए उस कार में बैठ जाती हैं और 1 घंटे के अंदर ही उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाती हैं जहां युवराज विवेक और सना के साथ था। अपार्टमेंट में पहुंचकर सुहानी युवराज और विवेक से कहती है, सना कहाँ है? विवेक कहता है, वो बेडरूम में अब तक बेहोश है। सुहानी युवराज से पूछती है,
क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? युवराज अपना हाथ बढ़ाकर कमरे की तरफ इशारा कर देता है। सुहानी बेडरूम के अंदर चली जाती है। विवेक और निशा भी उसके पीछे बेडरूम में जाते हैं। युवराज अंदर नहीं जाता, वो हॉल में ही काउच पर बैठा रहता है। वो अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। अंदर आकर वो तीनों देखते हैं कि सना बेड पर बेहोश पड़ी थी। निशा चलकर सना के पास चली जाती है। सुहानी निशा को रोकते हुए कहती है, निशा रुक जा, अगर उसे होश आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। हम नहीं जानते कि अभी वो किस कंडीशन में है। निशा सुहानी की बात पर ध्यान नहीं देती और झुककर सना के चेहरे को देखते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं होगा, वैसे भी तू जानती है कि मैं किसी से नहीं डरती। जैसे ही निशा की बात पूरी होती है, सना की आंखें खुल जाती हैं और वो अपना एक हाथ बढ़ाकर निशा की गर्दन पकड़ लेती है। इधर युवराज को बेडरूम से किसी के चीखने की आवाज आती है। ये आवाज निशा की थी। निशा के बाद विवेक और सुहानी के चीखने की आवाज भी आती है। वो आवाज सुनकर युवराज तेजी से बेडरूम की तरफ जाता है। बेडरूम में आकर वो देखता है कि कमरे का सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ था। सना बेड के दाईं तरफ हाथ में एक चाकू लेकर खड़ी गुस्से से गुर्राती हुई सामने देख रही थी। बेड की दूसरी तरफ निशा, सुहानी और विवेक घबराए हुए खड़े थे। सना अभी भी अजीब और बहुत भयानक आवाजें निकाल रही थी। युवराज को ये समझने में एक सेकंड भी नहीं लगता कि सना अभी भी उस साए के वश में है और वो उन सबको मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन शहर के बाहर होने की वजह से सना पर वशीकरण का असर बहुत कम था। सना उस चाकू को उन पर फेंकने के लिए अपना हाथ उठाती है। तभी युवराज बिजली की तेजी से सना के पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। युवराज बड़ी आसानी से सना से वो चाकू छीन लेता है। ये देखकर निशा और विवेक हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो तीनों मिलकर भी सना को एक सेकंड के लिए भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन युवराज के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। निशा और विवेक युवराज की शक्तियों से अनजान थे, लेकिन सुहानी जानती थी कि युवराज के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल नहीं है। उसने युवराज को इससे भी बड़े कारनामे करते हुए देखा था। सना से चाकू छीनने के बाद युवराज उसके दोनों हाथों को दीवार से सटा देता है। सना युवराज की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। सना अपने पैर से युवराज को मारने की कोशिश कर रही थी और अपना सर झटकते हुए पागलों की तरह चीख रही थी। युवराज अपना चेहरा सना के ठीक सामने ले आता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरी तरफ देखो। सना के शरीर में अभी भी बहुत ज्यादा ताकत थी। वो अभी भी छटपटा रही थी। एक नॉर्मल इंसान के लिए तो उसे कंट्रोल कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। अपना सर हिलाते हुए सना जैसे ही युवराज की आंखों में देखती है, उसका छटपटाना कम हो जाता है। युवराज की आंखों की पुतलियां अब लाल होने लगी थी। सना युवराज की उन आंखों को देखकर शांत होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो उस पे किए गए वशीकरण का असर अब कम होने लगा है। सुहानी, निशा और विवेक युवराज का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। निशा और विवेक कंफ्यूजन के साथ वहां खड़े थे। युवराज की आंखों में देखते हुए कुछ ही पलों में सना बिल्कुल शांत हो जाती है। सना की बॉडी अब लूज पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो अब उसमें बिल्कुल भी ताकत न बची हो। सना की ये हालत देखकर युवराज उसे गोद में उठाकर बेड पर तकिए के सहारे बैठा देता है। सना धीरे धीरे होश में आती है। सुहानी फौरन किचन से उसके लिए एक ग्लास पानी लेकर आती है और उसे पिलाने की कोशिश करती है। निशा और विवेक थोड़ी दूर खड़े ये सब देख रहे हैं। उनकी सना के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर आराम करने के बाद सना की हालत कुछ बेहतर होने लगती है। सुहानी सना के पास बैठकर उससे कहती है, अब बेटर फील हो रहा है? सना कुछ नहीं कहती, बस हाँ में अपना सर हिला देती है। वो अभी भी बहुत सहमी हुई सी लग रही थी। सना की हालत पहले से बेहतर देख सुहानी उससे कहती है,
सना, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ये सवाल सुनते ही सना के चेहरे पर खौफ दिखने लगता है। डर से उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर युवराज सना से कहता है, सना, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। मेरे रहते हुए तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। तुम बेझिझक बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। युवराज की बातें सुनकर सना कुछ शांत होती है। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, उस रात मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके 10 बजे ही सो गई थी। उस रात नींद में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने देखा कि मैं अपने बेड पर नहीं बल्कि मैं उस विशिंग वेल के पास खड़ी थी। सना की ये बात सभी गौर से सुन रहे थे। वो आगे कहती है, जब मैंने खुद को अंधेरी रात में उस विशिंग वेल के पास पाया तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने अपने आसपास देखा तो उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पैर उस जमीन से चिपक गए थे। मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी एक भयानक साया मेरे पास आ गया। उसने बहुत डरावनी आवाज में मुझसे कहा, अब कुछ दिनों के लिए मेरे लिए तुम शिकार करोगी। ये कहते ही उस साय ने मेरा गला पकड़कर मुझे जमीन से ऊपर उठा लिया और विशिंग वेल के अंदर फेंक दिया। कमरे में बैठे सभी लोग सना की ये बात सुनकर हैरान रह गए थे, क्योंकि बिल्कुल यही सब सुहानी ने अपने सपने में देखा था। युवराज सना से कहता है, क्या तुम्हें याद है कि इसके आगे क्या हुआ था? ये सुनकर फिर से सना की आंखें भर आती हैं। वो हिम्मत करके आगे कहती है, उस विशिंग वेल में गिरने के बाद मैं किसी खंडर जैसी जगह पर पहुंच गई थी। उसके बाद से मेरी बॉडी और दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया था। मैं वही करती थी जो वो साया मुझसे करवाता था। उसने मेरे हाथों कई मासूम लोगों की जान ली, कभी विशिंग वेल के पास तो कभी उसी खंडर जैसे कमरे में। मैं ज्यादातर बेहोश ही रहती थी। मुझे होश केवल उस वक्त आता था जब मैं किसी की जान लेती थी। ये कहते हुए सना फूट फूट कर रोने लगती है। सभी को सना की कहानी सुनकर उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। युवराज सना से कहता है, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे घर जाने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर युवराज उस कमरे से बाहर जाने लगता है और बाकी लोगों को भी कमरे से बाहर निकलने का इशारा करता है। कमरे से बाहर निकलते ही सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, अगर पुलिस को पता चल गया कि सना जिंदा है तो उन मर्डर्स की पहली सस्पेक्ट खुद सना हो जाएगी और हम ये साबित नहीं कर पाएंगे कि लोगों को वो साया मार रहा है, ना कि कोई इंसान। युवराज कहता है, मैं जानता हूँ, मैंने पहले ही सना की फैमिली को कॉल करके उन्हें ये बातें समझा दी हैं। मैंने उनसे कहा है कि कुछ महीनों तक सना को अंडरग्राउंड रहना होगा। युवराज और सुहानी जब बात कर रहे थे तभी निशा का मोबाइल बजता है। निशा जब अपना मोबाइल चेक करती है तो उसमें एक नोटिफिकेशन आया था। निशा उस नोटिफिकेशन को ओपन करती है। नोटिफिकेशन ओपन करते ही निशा अपने फोन में जो देखती है उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो जाती हैं। निशा लगभग चीखते हुए कहती है, ओह माय गॉड, क्या किसी ने ये न्यूज़ देखी? निशा ने अपने मोबाइल में ऐसा क्या देखा? क्या युवराज सना को पुलिस से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। निशा अपने फोन को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, ओह गॉड, क्या तुम लोगों ने ये न्यूज़ देखी? निशा की बात सुनकर सभी का ध्यान उसकी तरफ जाता है। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, कौन सी न्यूज़? निशा अपने मोबाइल में देखते हुए वो खबर पढ़ती है। 2 दिन पहले शहर के जंगल में 7 लोगों की लाश मिली है। ये सुनकर विवेक और सुहानी हैरानी के साथ लगभग चीखते हुए कहते हैं, क्या? इस वक्त दोनों अपनी आंखें फाड़कर
निशा को ही देख रहे थे, लेकिन युवराज कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। एक्चुअली उसे इस बारे में उसी रात से पता था जिस रात पुलिस को ये लाशें मिली थी। युवराज के लोग शिमला में हर तरफ फैले हैं। शहर की ऐसी कोई बात नहीं होती थी जो युवराज को नहीं पता थी, और ये बात तो उसके डैड और पद्मिनी से रिलेटेड थी, तो युवराज का इस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान था। निशा वो न्यूज़ आगे पढ़ती है। कुछ दिनों से देश के अलग अलग शहरों से लोगों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की जा रही थी। जंगल से मिली ये 7 लाशें उन्हीं लोगों में से हैं। सूत्रों के मुताबिक ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, जिसका कनेक्शन शिमला के बिजनेसमैन मिस्टर यशवंत दीवान और पद्मिनी सिंघानिया से बताया जा रहा है। निशा के ये पढ़ते ही निशा, विवेक और सुहानी की नजर युवराज पर जाती है। युवराज के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम लोग उस रूम में जाकर आराम कर सकते हो, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कहकर युवराज दूसरे कमरे में चला जाता है। युवराज कमरे में जाकर बेड पर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप निकालकर उसमें कुछ देखने लगता है। दूसरी तरफ सुहानी, निशा और विवेक युवराज के बताए कमरे में चले जाते हैं। तीनों इस वक्त बहुत ज्यादा हैरान थे। निशा बेड पर जाकर लेट जाती है और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। सुहानी और विवेक पास के काउच पर जाकर बैठ जाते हैं। विवेक कुछ सोचते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? विवेक की ये आवाज सुनकर सुहानी का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो अपनी आंखें सिकुड़कर कहती है, तुम क्या कह रहे हो? क्या कैसे हो सकता है? विवेक जवाब देता है, सुहानी, तुम नहीं जानती, लेकिन युवराज दीवान या उसकी फैमिली के बारे में कोई भी न्यूज़ बिना उनकी परमिशन के इस तरह वायरल नहीं हो सकती। उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है जो उनके पब्लिक इमेज को हैंडल करती है। अरे वो शिमला के ही नहीं बल्कि इंडिया के भी जाने माने बिजनेसमैन हैं। आखिर कौन है जो इन सब के बावजूद उनके डैड के अगेंस्ट ऐसी न्यूज़ वायरल कर सकता है? सुहानी तुरंत बोल पड़ती है, एएसपी अर्नव सिंह, उन्होंने ही ये न्यूज़ वायरल कराई है। सुहानी का जवाब सुनकर विवेक शॉक्ड रह जाता है। वो बौखलाहट के साथ कहता है, तुम इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो कि ये न्यूज़ एएसपी अर्नव सिंह ने वायरल करवाई है? सुहानी विवेक को बताती है, आज रात जब एएसपी सर हमें सिंघानिया मेंशन से हॉस्टल लेके जा रहे थे, तभी उनके मोबाइल पर किसी रोहित का कॉल आया था। उसकी बात गौर से सुनने के बाद अर्नव सर ने फोन पर कहा था, वायरल कर दो। कुछ सोचते हुए सुहानी आगे कहती है, तुम्हें वो लड़का रोहित याद है जो जर्नलिस्ट था? उसी ने मुझे इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस के बारे में बताया था। अगर ये वही रोहित है तो ये न्यूज़ अर्नव सर ने ही वायरल किया है। विवेक भी अब किसी सोच में पड़ जाता है। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ, एक और बात, अगर पद्मिनी सिंघानिया और इस केस के बीच कोई भी कनेक्शन है तो हमें अर्नव सर की मदद करनी चाहिए, जिससे वो उन हॉस्टेजेस को बचा सकें। विवेक सुहानी की बात बीच में काटते हुए कहता है, सुहानी, तुम ये क्या कह रही हो? ये कोई मामूली केस नहीं है, ये 1000 से ज्यादा लोगों की किडनैपिंग का केस है। अगर हम इसमें फंस गए तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमारा फ्यूचर, करियर, सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सुहानी कहती है, तुम्हें याद है, तुमने ही कहा था कि जब भी पुरानी रोड पर कोई मर्डर होता है उसके अगले दिन पद्मिनी सामने आती है। विवेक तुरंत जवाब देता है, हाँ, मैंने कहा था, लेकिन ये पुरानी बात है, अब तो पद्मिनी रोज कॉलेज आने लगी है। सुहानी उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, हाँ, अब वो रोज आती है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उन लोगों की पद्मिनी ने ही किडनैपिंग करवाई हो और जिस दिन उसे शिकार नहीं मिलता वो उन लोगों को मार देती होगी। सुहानी की बात सुनकर विवेक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसका मुंह खुला रह जाता है। वो घबराहट भरी आवाज में कहता है, हाँ हाँ हाँ, ये हो सकता है,
और सना ने भी तो कहा था कि वो साया कभी विशिंग वेल तो कभी किसी कमरे में सना के हाथों लोगों को मरवाता था। सुहानी कहती है, अगर पद्मिनी ही वो साया है तो इसका मतलब वो उन सभी हॉस्टेजेस को मार देगी। सब कुछ जानकर भी हम चुप नहीं बैठ सकते। हमें बिना सामने आए एएसपी सर की मदद करनी होगी। विवेक सुहानी की बात से सहमत होकर कहता है, तुम ठीक कह रही हो, हमें ये काम बिना सामने आए ही करना होगा, क्योंकि अगर युवराज सर को थोड़ा भी शक हुआ कि हम उनके डैड के अगेंस्ट पुलिस की मदद कर रही हैं, तो पता नहीं हमारा क्या होगा। विवेक के ऐसा कहने पर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जिस कमरे में सुहानी और विवेक ये बात कर रहे थे, उस कमरे के दीवार के दूसरी तरफ वाले कमरे में युवराज बैठा था। वो सुहानी और विवेक के बीच हुई सारी बातें सुन रहा था। युवराज अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुमने ठीक कहा, मैं तुम लोगों को अपने डैड के अगेंस्ट पुलिस की मदद नहीं करने दूंगा। कुछ ही देर बाद सुबह हो जाती है। सना के पेरेंट्स वहां आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। सुहानी भी अपने दोस्तों के साथ युवराज के घर से चली जाती है। सुबह के 10 बजे थे। सुहानी, निशा और विवेक एक साथ कॉलेज पहुंचते हैं। जनवरी का महीना चल रहा था। कड़ाके की ठंड और चारों तरफ हरियाली शिमला के माहौल को और भी सुहाना बना रही थी। इस ठंड में सूरज की प्यारी सी धूप लोगों के मन को बहुत सुकून पहुंचा रही थी। सभी स्टूडेंट्स गर्म कपड़े पहने हुए कॉलेज कैंपस में घूम रहे थे, क्योंकि क्लास लगने में अभी कुछ वक्त बाकी था। सुहानी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंपस के अंदर आती है। वो देखती है कि हर दिन से अलग आज सभी स्टूडेंट्स काफी परेशान लग रहे थे। जिस चेहरे पर भी सुहानी की नजर पड़ती है, वो सभी टेंशन में थे। विवेक और निशा भी ये देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि सारे स्टूडेंट्स इतनी टेंशन में हैं। विवेक अपने पास से गुजर रहे एक लड़के को रोककर उससे कहता है, प्रवीण, क्या बात है? कॉलेज में सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? प्रवीण विवेक का हाथ झटककर अपने कंधे से हटा देता है और कहता है, भाई परेशान मत कर, अभी ना दिमाग सही नहीं है। ये कहकर प्रवीण वहां से चला जाता है। निशा उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहती है, इसे क्या हुआ? इसकी गर्लफ्रेंड किसी के साथ भाग गई क्या जो ये ऐसे रो रहा है? निशा ऐसा कहते हुए अपनी क्लासमेट रिया के पास जाती है। सुहानी और विवेक भी उसके साथ ही चलते हैं। निशा रिया से पूछती है, यार रिया, ये कॉलेज में सबको क्या हो गया है? सबका मुंह क्यों लटका हुआ है? रिया परेशान होकर कहती है, तुझे नहीं पता क्या? निशा बहुत ही कैजुअली कहती है, मुझे क्या नहीं पता? रिया टेंशन से भरी आवाज में कहती है, हमारा सेमेस्टर एग्जाम कब होने वाला था? निशा रिलैक्स होकर कहती है, नेक्स्ट मंथ। रिया अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, जो एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने वाला था वो परसों से स्टार्ट हो रहा है। ये सुनते ही सुहानी और विवेक एक साथ चीखते हुए कहते हैं, क्या? निशा तो ये सुनकर सदमे में ही चली गई थी और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो बस अपनी आंखें बड़ी करके मुंह खोलकर खड़ी थी। कुछ वक्त तक निशा इसी हालत में खड़ी रहती है। निशा की ऐसी हालत देखकर सुहानी उसके कंधे को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहती है, निशा। निशा एक झटके से होश में आती है। होश में आते ही वो पैनिक करते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है? एग्जाम तो नेक्स्ट मंथ था ना? 15 दिन पहले एग्जाम कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? अगर मैं फेल हो गई तो मेरी पॉकेट मनी फिर से आधी हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कॉलेज वाले मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सुहानी और विवेक निशा को शांत करने की कोशिश करते हैं। विवेक अपने बैग से बोतल निकालकर निशा को पानी पिलाता है। कुछ देर बाद निशा थोड़ी नॉर्मल होती है। कुछ देर पहले जो उदासी कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स के चेहरे पर थी, वो उदासी अब सुहानी, निशा और विवेक के चेहरे पर भी आ गई थी। तीनों कॉलेज के बड़े से हॉल में एक पिलर के पास खड़े थे। सुहानी इरिटेट होकर कहती है, ऐसे अचानक एग्जाम प्रीपोन करने की क्या वजह हो सकती है? विवेक और निशा भी इसी सोच में डूबे हुए थे। तभी प्रिंसिपल ऑफिस से पद्मिनी सिंघानिया बाहर निकलती है। उसने आज येलो कलर की साड़ी पहनी थी।
उसके लंबे स्ट्रेट बाल खुले हुए थे। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो बहुत तेजी से चलते हुए कॉलेज के बाहर जा रही थी। उसे आते देख कॉलेज के स्टूडेंट्स डरकर उसके रास्ते से हटने लगते हैं। सुहानी की नज़र पद्मिनी के दाएं हाथ पर जाती है। उसके हाथ में एक पट्टी बंधी थी। उसे देखकर सुहानी अपने मन में कहती है, अजीब इत्तेफाक है, पद्मिनी सिंघानिया की उसी हाथ पर पट्टी बंधी है जिस पर कल युवराज सर को चोट लगी थी। सुहानी काफी टाइम से पद्मिनी और युवराज के बीच कोई कनेक्शन नोटिस कर रही थी और शायद उसे समझ भी आ रहा था कि उनके बीच ये कनेक्शन क्यों है और क्यों युवराज इस बारे में कोई बात नहीं करता। पद्मिनी गुस्से में कॉलेज के बाहर जा रही थी, तभी सामने से युवराज कॉलेज के अंदर आता है। अब पद्मिनी और युवराज आमने सामने थे। पद्मिनी गुस्से भरी नजरों से युवराज को देख रही थी, जबकि युवराज अपने उसी एटीट्यूड से एक नज़र पद्मिनी को देखकर अपनी नजरें फेर लेता है, जैसे वो युवराज के लिए कुछ मैटर ही नहीं करती। ये देखकर पद्मिनी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। युवराज पद्मिनी को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। युवराज के जाने के बाद निशा कहती है, यार कुछ भी कहो, युवराज सर का एटीट्यूड किलर है। किसी भी लड़की को उनसे पहली नजर में प्यार हो सकता है। विवेक निशा को घूर कर देखता है। अब निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इधर उधर देखते हुए चुप हो जाती है। इधर युवराज प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर करता है। उसे देखते ही प्रिंसिपल अपने चेयर से उठकर युवराज को वेलकम करता है। युवराज भले ही कॉलेज में पढ़ाता था, लेकिन सही मायने में वही कॉलेज का ट्रस्टी था। कॉलेज का पूरा स्टाफ उसे घबराता था क्योंकि सभी युवराज के स्ट्रिक्ट बिहेवियर से वाकिफ थे। प्रिंसिपल थोड़ा नर्वस होकर युवराज से कहता है, सर आपके कहने पर हमने एग्जाम प्रीपोन कर दिया है। कॉलेज का एग्जाम परसों से ही स्टार्ट हो जाएगा। युवराज बिना कुछ कहे अपना सर हिला देता है और प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर चला जाता है। युवराज के जाने के बाद प्रिंसिपल अपने माथे पर आ रहे पसीने को पोंछते हुए कहता है, आखिर बात क्या है? युवराज दीवान ने एग्जाम प्रीपोन क्यों कराया? क्या है युवराज के एग्जाम प्रीपोन करने की वजह? कौन है उस वायरल न्यूज के पीछे का इंसान? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।